इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी डिटेल में आप आगे जाके 12th में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन जो इसकी है 3 टाइप से इसे डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला है किसी परपथ में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं एकांक समय में किसी परपथ में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं किसी परपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। चाहे हम फर्स्ट टाइप से डिफाइन करें, सेकंड से करें, थर्ड से करें, सभी का मतलब ये एक ही है। यानी ऐसे मान लें अगर जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम समय से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैद्युत धारा का मान निकल आएगा। अब देखिए यदि स्मॉल t समय में प्रवाहित होने वाला आवेश स्मॉल q हो तो परपथ में वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि t बराबर 1 सेकेंड हो तथा q बराबर 1 कूलाम हो, अगर हम q का मान 1 रख दें, t का मान 1 रख दें, तब I का मान क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। हम कह सकते हैं यदि किसी परपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब उस परपथ में वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये तो हो गई डेफिनेशन से संबंधित बात। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये आवेश क्या होता है, क्या मतलब है इसका। देखिए ध्यान दीजिए, आप जानते हैं जो परमाणु है, परमाणु में किसी परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। किसी कारणवश कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम आवेश प्रवाह की दर या वैद्युत धारा कहते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से कक्षीय इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के हो गए, और उन कक्षाओं को छोड़कर जो कक्षा से बाहर निकल गए, परमाणु से बाहर निकल गए, उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जब प्रवाहित होने लगते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी प्रवाह को जो अनवरत रूप से एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर जाता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम विद्युत विभव तथा विभवांतर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर डेफिनेशन में जो टर्म आए हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। डेफिनेशन में हमारे सबसे पहले वैद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब क्यों करना पड़ता है साथ साथ ये बता दें, इसलिए आपको कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास क्या होता है बेटा? एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, और वो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण का बल लगता है या प्रतिकर्षण का बल लगता है। अब जब हम अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को इधर लाएंगे तो आप समझ रहे हैं, इनके बीच समान जब आवेश होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण का होता है। तो इसके कारण ये जो आवेश है ये क्या होगा? दूर हटेगा, और आप क्या होंगे? पास लाएंगे। तो पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है उसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा कि कार्य क्यों करना पड़ता है। देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। यदि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कैपिटल W कार्य करना पड़ता हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव तो V बराबर हो जाएगा W/q। इसका मात्रक जूल/कूलम अथवा वोल्ट होता है। अब आप देखिए, इसके बाद देखें आप, अगर हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर की बात में आप देखिए, जैसे यहां पर 2 बिंदु हैं, ठीक है नहीं?
तो आपने परपथ में जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एकांक आवेश को लाएंगे, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। वैद्युत विभवांतर का मतलब है विभव का अंतर, ठीक है नहीं है? तो किसी परपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदुओं के बीच वह है ओम का नियम, ओम्स लॉ। और यह जो टॉपिक है ओम का नियम, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने यह नियम प्रस्तुत किया था। और इस नियम में किसी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा होती है उसमें एक संबंध स्थापित किया। तो ये देखिए, सबसे पहले ओम के नियम का स्टेटमेंट, कथन जिसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं। किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। जैसे ताप है, ये क्या हुई? भौतिक अवस्था है। इस प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर है वो चालक में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम कह सकते हैं समानुपाती होता है। इस नियम को एक दूसरे प्रकार से भी हम बोल सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है? एक नियतांक होता है, या हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अगर हम इसे मान लें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, B है तथा उसमें प्रवाहित धारा स्मॉल आई है, तब इस नियम के अनुसार मैंने आपको बताया था बी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आई के। इसका मतलब हो गया बी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, जिसे हम कह सकते हैं नियतांक। और इस नियतांक को हम कहते हैं बी अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है? आर, जिसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अगर इसे हम ग्राफ के रूप में समझना चाहें, बी अपॉन आई का मान कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? ग्राफ के रूप में अगर हम समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है विभवांतर और धारा में। विभवांतर को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है और धारा को वाई एक्सिस पर लिया है। आप देखिए, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, या हम कह सकते हैं समानुपाती है, तो ये निश्चित है
उन क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इधर आप देखिए ग्राफ के माध्यम से इसे समझाने का हमने प्रयास किया है। एक्स एक्सिस पर विभवांतर लिया है, वाई एक्सिस पर क्या लिया है, धारा। हमने इस पर विभवांतर के लिए 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट इस तरीके से मान लिए इस एक्सिस पर, और धारा हमने मान ली है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर और 10 एम्पियर। तो V अपॉन आई का मान कैसे भी हम मान लें, V अपॉन आई का मान कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, V का मान 1 और I का मान कितना हो गया 2, तो हमारे पास कितना मान आएगा 1/2 आएगा। और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। मैं आपको बता रहा हूं V अपॉन आई पहली कंडीशन में कितना हो गया 1/2। दूसरी कंडीशन में देखिए V अपॉन आई का मान कितना हो गया, V अपॉन आई का मान हो गया 2/4। ये वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार से अगर हम तीसरी रीडिंग देखें V अपॉन आई, तो ये हो जाए 3/6 बराबर 1/2। तो इनका जो रेशियो आ रहा है, बाकी रीडिंग्स में भी आप देख सकते हैं, इनका रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पर V अपॉन आई का जो रेशियो कैपिटल आ रहा है, ये तार के पदार्थ का क्या कहलाता है, ये तार के पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तार का वैद्युत प्रतिरोध भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यह टॉपिक जो है वो लगभग ओम के नियम से संबंधित हम मान सकते हैं। इसमें आप देखिए किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात है, उसी अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है, उसी को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक का विभवांतर ऐसे लिखें, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर B हो तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा स्मॉल आई हो, तब V अपॉन आई बराबर क्या हो जाए कैपिटल आर, और कैपिटल आर को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम, इस तरीके सिंबल बना देते हैं, ओम होता है।
एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके डेफिनेशन बता दे रहा हूं। किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम। किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ पर निर्भरता, और इसी से एक परिभाषा निकल के आती है जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो आज किसी तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई पर किस प्रकार से निर्भरता है, मोटाई पर किस प्रकार से निर्भरता है, और उसके साथ साथ पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये बताएंगे। और यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है विशिष्ट प्रतिरोध। यदि किसी तार की लंबाई स्मॉल एल है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, तब इसका प्रतिरोध तीन चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1, किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है, अगर तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो तार की लंबाई के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। इन सभी कंडीशन के लिए आप समझें, तार का जो टेम्परेचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर 2, ये डिपेंड करता है, यह उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यदि किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कम कर देंगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तीसरा जो आर का मान है वो डिपेंड करता है पदार्थ पर। तार किस पदार्थ का बना हुआ है इस बात पर भी निर्भर करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आप समझ रहे हैं कि तार का प्रतिरोध है वो उसके ताप पर भी निर्भर करता है। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर। वैसे तो 4 चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, एक किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, तार के पदार्थ पर भी निर्भर कर रहा है, और इसका प्रतिरोध तार के ताप पर भी निर्भर करता है। तो ये तो चीजें आ गई कि उसकी लंबाई, मोटाई और पदार्थ पर किस प्रकार से निर्भरता है। आर का मान पदार्थ पर इस प्रकार से निर्भर करता है, यदि हम समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के 2 तार लें, लेकिन वो अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, तो उनके प्रतिरोध क्या होंगे, वैद्युत प्रतिरोध अलग अलग होंगे। अब एक डेफिनेशन आती है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो देखिए यहां पर जैसा आपने देखा है, आर का मान मैंने आपको बताया किस पर है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर का मान उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें, सम्मिलित कर लें, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन यहां पर हटा रहे हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, उसके बाद हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं। तो यहां पर जो हम कांस्टेंट ले रहे हैं वो कांस्टेंट कौन सा है, वो कांस्टेंट है रो। इसी रो को हम क्या कहते हैं, रो कहलाता है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहलाता है, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध।
रो, यहां रो मैं लिख दे रहा हूं, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। प्रतिरोध है। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें, मात्रक, तो बेटा पहले रो का मान निकालिए। रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा यहां से, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। आप लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, लंबाई के लिए हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम रो का मात्रक, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं रो को। वैद्युत प्रतिरोध अलग है और विशिष्ट प्रतिरोध अलग है। रो का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन क्लियर हो गई। और विशिष्ट प्रतिरोध की जो परिभाषा निकल के आती है वो आती है, तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ पर निर्भर है। प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोधों के संयोजन में हम प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक तो श्रेणी क्रम होता है और एक कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है। इस टॉपिक में मैं आपको प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। हम यहां पर तीन प्रतिरोध ले रहे हैं। एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो पहला प्रतिरोध जो R1 है उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से, और इसी प्रकार से R2 जो दूसरा प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का जो अंतिम दूसरा सिरा है, इसे हम एक कुंजी से होते हुए बैटरी से जोड़ देते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से, जैसे मैं आपको परपथ में दिखाया गया है, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। यहां पर तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, R1, R2 तथा R3। अब श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो एक समान रहती है। उस धारा को हमने मान लिया स्मॉल आई। तो R1, R2, R3 सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो एक समान होगी, जिसका मान क्या होगा, स्मॉल आई। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान तो समान होता है, लेकिन सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V1 माना हमने। R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसे V2 माना। और R3 प्रतिरोधों के सिरों के जो बीच विभवांतर है उसे हमने क्या माना, V3। इस प्रकार V1 R1 के सिरों के बीच विभवांतर, V2 R2 के सिरों के बीच विभवांतर तथा V3 R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा, इसे हम इसका फार्मूला निकालना है। फार्मूला किस प्रकार से निकालते हैं, माना इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध
कैपिटल आर है। अब देखिए, हम सबसे पहले R1 सिरों के बीच प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच अगर हम B बराबर आई आर, फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला हमारा पड़ा है B बराबर आई आर, प्रतिरोध से संबंधित ये फार्मूला है जो प्रतिरोध की परिभाषा है उनके अनुसार। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं V1 R1 के सिरों के बीच। तो V1 बराबर I का मान तो बेटा सभी में सिमिलर है, तो I और प्रतिरोध क्या हो गया R1। इसी प्रकार से R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर हो गया I R2, और इसी प्रकार से R3 के सिरों के बीच विभवांतर हो गया V3 बराबर I इंटू R3। तो R1 के सिरों के बीच विभवांतर I R1, R2 के सिरों के बीच विभवांतर I R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर I R3। अब आप देखिए, हम ये मान लें जो बिंदु A और D दिए गए हैं, बिंदु या सिरे कह सकते हैं हम, यहां पर A तथा D के बीच विभवांतर V है, तब V बराबर कितना हो जाए, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा I R1 I R2 I R3। I को अगर हम कॉमन लेना चाहें तो I कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। ये V1 V2 V3 के मान यहां से हमने लिए, इसे हम मानना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान। अभी मैंने आपको बताया था इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। अगर तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम एक ऐसा प्रतिरोध ले लें जो इस प्रकार से कार्य करे, जो तीनों प्रतिरोध श्रेणी में क्रम में मिलकर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इस स्थिति में जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला हो जाएगा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर तुल्य प्रतिरोध के लिए। ये तो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, मैंने बताया V बराबर आई आर के आधार पर निकाल रहे हैं। ये हो गया तुल्य प्रतिरोध के अनुसार। तुल्य, एक बार फिर से लिखे, प्रतिरोध के लिए V बराबर आई आर, ये इक्वेशन नंबर क्या वो मान सकते हैं आपको, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के समीकरणों 1 तथा 2 से। तो V बराबर आई आर और V बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला फार्मूला श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आता है, वो सीधे सीधे प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर है। हम एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रतिरोध एक 4 ओम है, एक 5 ओम है और एक 6 ओम है। अगर हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 4, 5 और 6 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 15 ओम आ गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रतिरोधों के संयोजन का जो पहला क्रम है, जिसमें श्रेणी क्रम में संयोजन है,
इसे समझाने के बाद इसका जो फार्मूला आता है वो ड्राइव करके क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। पैरेलल समांतर क्रम के लिए है, और पहला जो श्रेणी क्रम था उसमें क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। इसमें आप देख सकते हैं 3 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध R3 है। इन तीनों प्रतिरोधों के एक साइड वाले सिरे एक बिंदु A से जोड़ते हैं और दूसरे साइड वाले जो सिरे हैं वो दूसरे बिंदु B से जोड़ते हैं, और इन्हें तीनों को जोड़ने के बाद इसे हम एक कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ देते हैं, जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। बैटरी के द्वारा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, स्मॉल आई है। स्मॉल आई धारा एक पॉइंट पर आकर 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 है और R3 में प्रवाहित होने वाली धारा I3 है। और ये धाराएं B पॉइंट पर आकर फिर कंबाइन हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और क्या बन जाती हैं, I बन जाती हैं। तो समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है वो तो अलग अलग होती है, लेकिन तीनों प्रतिरोधों को 2 बिंदुओं A और B के बीच में जोड़ा गया है, इसलिए सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो मैं आपको सबसे पहले आप देखिए यहां पर हमने मान लिया, जब मैंने आपको बताया था कुल धारा कितनी थी, I थी, तो I 3 भागों में बट गई। ये क्या हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3। इससे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते। अब इसके बाद देखिए, अगर हम अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराओं का मान निकालें तो आप देखिए I1 बराबर पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 क्या हो जाएगा, V/R1। ये V बराबर IR फार्मूला ही लगा रहे हैं, जिससे I बराबर क्या हो जाता है, I बराबर होता है V/R। इसी यहां पर जो फार्मूला अप्लाई किया है हमने, I बराबर V/R लगाया है, जिसके द्वारा हम इसे निकाल रहे हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, I1 बराबर V/R1। दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है ये हो गई V/R2। मैंने आपको बताया था तीनों प्रतिरोध A और B बिंदुओं के बीच लगे हैं, इसलिए इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। सभी के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, B होगा। इसी प्रकार से I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर हो जाएगा V/R। यह मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो इक्वेशन 1 में अगर ये मान रखें तो I बराबर क्या हो जाए, I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R। I बराबर V हम ले सकते हैं कॉमन, तो 1/R1 1/R2 प्लस 1/R। इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का मतलब हो गया तीनों जो हमने चालक लिए उनके प्रतिरोध का जो तुल्य प्रतिरोध है। माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है,
तब आपके पास I बराबर यानी प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर हो जाएगा V/R। इक्वेशन नंबर 3। तुल्य प्रतिरोध का मतलब आप ये समझिए, तीनों प्रतिरोध इस परपथ में समांतर क्रम में लगे होने पर जो कार्य कर रहे हैं उसके स्थान पर अगर एक अकेला प्रतिरोध वही कार्य कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध को हमने R माना है, R बराबर हो गया V/R। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 भी किसका मान है? I का, और इक्वेशन 3 भी किसका मान है? I का। तो इक्वेशन 2 और 3C। अगर हम इक्वल करते हैं दोनों I के मान है V/R बराबर V1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। V से भी कैंसिल हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ये फार्मूला, इसमें आप समझ सकते हैं समांतर क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध है उसका जो व्युत्क्रम है 1/R है, इसलिए कहना है व्युत्क्रम। इसका जो मान होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है? बराबर होता है। आप ऐसे भी मान सकते हैं रफली, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो सबसे कम वाला प्रतिरोध होगा, उससे भी क्या होगा? कम निकल के आएगा। जैसे आप कोई वैल्यू लेके, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके अगर हम सॉल्व करके देखें तो जो सबसे कम वाला प्रतिरोध है उससे भी तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हम कह सकते हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको वैद्युत धारा के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें तो हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक से दूर वाली कक्षा में होते हैं, वो किसी कारणवश कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के रूप में ना होकर, या हम कह सकते हैं कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर, वो परमाणु से अलग हो जाते हैं और उसी चालक के अंदर अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव क्या होता है। किसी विद्युत स्रोत के द्वारा, जैसे बैटरी है, कोई सेल है, कोई भी विद्युत स्रोत है, उससे हम जब चालक तार के सिरों को जोड़ देते हैं तो उसके बीच क्या होता है? विभवांतर स्थापित होता है। और विभवांतर स्थापित हो जाने के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने का अर्थ ये, जो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे आवेश प्रवाहित होने लगता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब विद्युत धारा के प्रवाह को लगातार किसी परपथ में बनाए रखने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा लगातार ऊर्जा दी जाती है, और वो ऊर्जा एक प्रकार से क्या होती है? व्यय होती रहती है, खर्च होती रहती है। तो उस ऊर्जा का कुछ भाग तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में व्यय होता है। शेष भाग क्या होता है? शेष भाग ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण ये है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह परमाणुओं से लगातार टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद अपनी ऊर्जा का कुछ भाग उन परमाणुओं को प्रदान कर देते हैं। वही ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिसके उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई पंखा है, बहुत समय तक चलने पर पंखा क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से कोई वैद्युत बल्ब है, वैद्युत बल्ब को भी लगातार अगर हम चलाए रखते हैं तो वो भी क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसके तापीय प्रभाव पर काम करने वाले काफ़ी जो उपकरण हैं या यंत्र हैं, हम कह सकते हैं, एक विद्युत हीटर होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस है,
इलेक्ट्रिक गीजर है, ये सभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब हम आपको निकाल रहे हैं जो ऊर्जा व्यय होती है उसके कारण उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए, यदि किसी तार का प्रतिरोध कैपिटल R है और उसमें V विभवांतर स्थापित करने पर व्यय होने वाली ऊर्जा, व्यय होने वाली ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा हम कह सकते हैं, ये W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और W बराबर क्या होता है? W बराबर फार्मूला है VIT, जहां स्मॉल t समय में प्रवाहित होने वाली धारा स्मॉल आई है। इसमें आप देखिए W बराबर, W क्या होता है? कार्य के लिए भी है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करवाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। तो यहाँ पर W बराबर VIT, ये बेटा किसमें आएगा? जूल में आएगा, क्योंकि ऊर्जा का मान क्या होता है? जूल होता है। अब जो व्यय ऊर्जा है, व्यय ऊर्जा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्मा को आप लोग जानते हैं किसमें हम करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं कैलोरी में। तो देखिए, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगर हम तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा लिख दें या उसमें ऊर्जा लिख दें, निकालें, तो ये H बराबर इस वैल्यू को BIP अपॉन 4.2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगी? आ जाए कैलोरी। ये आ गया आपका कैलोरी। अब आप देखिए, एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा आप देखिए, अगेन पुनः आप जानते हैं I बराबर B बराबर IR होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन R। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लें। तो आप देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, H बराबर, अगर हम I की जगह V अपॉन R रख देंगे, I की वैल्यू V अपॉन R इसमें रख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ये हो जाएगा B² इंटू T अपॉन R, और 4.2 से जो मल्टीप्लाई है वो ऑलरेडी होगा ही होगा।
ये मान भी किस में निकल के आएगा, ये मान भी निकल के आएगा कैलोरी। इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर हम मान सकते हैं 3। अगेन अगर हम रखना चाहें V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, इसी को डायरेक्ट रख दें, तब किसी में रख दें, चाहे इक्वेशन 3 में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें, तब समीकरण 1 से H बराबर, ये आपका हो जाएगा B की जगह पे जब आई आर हम रख देंगे तो आप समझना आई स्क्वायर आर टी, और ये मान हमने बताया ना जूल में आएगा, अगर हम 4.2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यही मान हमारे पास किसमें प्राप्त हो जाएगा, कैलोरी। इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट कॉमा थर्ड तथा फोर्थ से उत्पन्न ऊष्मा का मान निकाल सकते हैं। यहां से हम देखें इक्वेशन अगर 4 को ही हम देखें, उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो आई स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आर और टी को हम कांस्टेंट मान लें तो प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान अधिक होने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी, अधिक होगी। जो तार हम उत्पन्न यूज कर रहे हैं उसका अगर प्रतिरोध अधिक है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होगी, अधिक होगी। और जब हम प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा है उसे अधिक समय के लिए प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अधिक होगी। इस प्रकार से मैंने आपको बताया है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। पहले मैंने थ्योरी के रूप में आपको समझाया कि क्यों किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो गर्म हो जाता है, यानी उसका तापीय प्रभाव क्या है, ऊष्मीय प्रभाव क्या है। फिर मैंने उसे आपको डिटेल में बताया क्या कारण है कि तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके मान को हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 के द्वारा, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य, जिसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो जनरली हमने पढ़ा है छोटे क्लासेस में कि कार्य करने की जो समय दर है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यहाँ पर वैद्युत शक्ति की बात है तो हम कहेंगे किसी वैद्युत परपथ में व्यय होने वाली ऊर्जा की जो दर है उसे हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी वैद्युत परपथ में एकांक समय में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यदि देखिए कैसे फार्मूला है, तो यदि स्मॉल टी समय में व्यय होने वाली ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा एक ही बात है। वैद्युत ऊर्जा कैपिटल W हो तब विद्युत सामर्थ्य या शक्ति एक ही बात है, मैंने आपको शुरू में लिख दिया। P बराबर क्या हो जाए, W/T।
P बराबर W अपॉन T। एक प्रकार से क्या है, ये होती है कार्य अपॉन समय। आप ऐसे मान सकते हैं 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाए, जितनी ऊर्जा व्यय हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत सामर्थ्य। इसका मात्रक अगर हम लिखने का प्रयास करें तो आप समझ रहे हैं ये क्या हो गया, जूल। इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया जूल अपॉन सेकेंड। तो P बराबर W अपॉन T, और जूल अपॉन सेकेंड को बेटा एक नाम देते हैं, हम क्या देते हैं, इसे हम देते हैं वाट। वाट। तो P बराबर हो जाएगा W अपॉन T, और ये हो गया किसमें, वाट में। अब आप देखिए, इससे पिछला जो मैंने वीडियो डाला है जिसमें वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताया है, तो वैद्युत धारा के तापीय प्रभाव में मैंने आपको बताया है, यदि इसे इक्वेशन मत मान लें, यदि B विभवांतर या विभवांतर B आरोपित करने पर, तो शॉर्ट में भी लिख रहे हैं विभवांतर B किस में लगा रहे हैं, तार में लगा रहे हैं। यदि विभवांतर B आरोपित करने पर स्मॉल t समय में व्यय ऊर्जा कैपिटल W हो, तब W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है VIT। ये फार्मूला हम पहले आपको मैंने बताया, पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने फार्मूला निकाला है, ये आ जाएगा W बराबर VIT। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अगर W की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ये आ जाएगा आपका W की वैल्यू रख देंगे तो P बराबर VIT अपॉन क्या है T, तो P बराबर VI। पहला फार्मूला ये निकल के आया, इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये वैद्युत शक्ति का मान आ गया विभवांतर और धारा के संबंध में। पुनः यदि हम अगेन अगर हम रखना चाहें I बराबर B अपॉन R रख सकते हैं, तब रख दीजिए P बराबर, बेटा I का मान B अपॉन R रखेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन R। ये वैद्युत शक्ति आ गई विभवांतर और प्रतिरोध के टर्म में। अगेन हम रखना चाहें B बराबर क्या होता है, IR होता है, यहां से ही हमने I बराबर B अपॉन R लगाया है। देन इक्वेशन 3 में अगर ये वैल्यू रख दें, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 हम लिख सकते हैं, तो देन P इक्वल टू ये क्या हो जाए I स्क्वायर R, इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 3 है, ये वैद्युत सामर्थ्य का मान है विभवांतर और धारा के पदों में। इक्वेशन नंबर 4 है, ये वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति का मान है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। और इक्वेशन नंबर 5 है, ये विद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में वैद्युत शक्ति का मान। एक टॉपिक और है यहाँ पर, आप जानते हैं घरों में जो वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है, इसका क्या होता है, यूनिट में खर्च आता है। क्या आता है, यूनिट में खर्च। तो यूनिट में खर्च जो आता है, यूनिट को अगर हम देखना चाहें तो यूनिट को हम कहते हैं किलोवाट, किलोवाट इंटू घंटा।
घंटा। ये कहलाती है यूनिट। तो घरों में वैद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है वो किस में हो रही है? यूनिट में हो रही है। अब आप ऐसे अगर हम 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट कहते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन कहना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट व्यय होने वाले वैद्युत ऊर्जा का वह मान है जो किसी परपथ में 1 घंटे में खर्च होता है या व्यय होता है, जबकि उस परपथ की वैद्युत सामर्थ्य 1 किलोवाट हो। आप समझ सकते हैं 1 किलोवाट, किलो में आप जानते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। और 1 घंटा बराबर हो जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड, 3600 सेकंड। यहां से अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट अथवा किलोवाट घंटा का मान, किलोवाट इंटू घंटा। देखिए बराबर ये क्या हो जाए? 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ये बेटा 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। तो ये आप समझ रहे हैं 1000, इससे हम क्या लिख सकते हैं? जूल अपॉन सेकंड इंटू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा की मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन बता दी। और ये क्या है? ये व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा का मान है। और अगर हम इसे जूल में निकालना चाहें तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा बराबर निकल के आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल।